नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज वाली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारी पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 की लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य अंग्रेजी का अध्ययन करवाया जा रहा है। और ये हमारा जो है सबसे बेसिक टॉपिक है। इस बेसिक टॉपिक में हम आज नाउन को पढ़ेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा। और संज्ञा को पढ़ने से पहले, नाउन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें और सीखेंगे, जैसे कि सेंटेंस। आज हम थोड़ा संज्ञा को स्टार्ट करने के पहले सेंटेंस को पढ़ना ज़रूरी है, तो सेंटेंस को समझने के लिए हम आपको सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच पहले बता देते हैं। ठीक है, तो हम आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वाक्य की अभिव्यक्ति की एक यूनिट है। मतलब जैसे जो भी हम बोलते हैं तो वो वाक्यों के रूप में बोलते हैं, और हमारी जो अभिव्यक्ति का जो आधार है वो क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। हम जो भी बोलते हैं वो वाक्यों के रूप में बोल रहे हैं। एक बोलना यानी कि अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति का आधार क्या है? हमारा अभिव्यक्ति का आधार है हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस का भी किसी चीज़ से बने होते हैं। तो सेंटेंस शब्दों से मिलकर बने होते हैं। शब्द जैसे कि शब्द जैसे मैं, आप, ये। इंग्लिश में जैसे आई, वी, यू, दे, राम, रहीम, एनीथिंग, ऑब्जेक्ट, है ना, तो उनसे बने होते हैं। लेकिन क्या हर शब्द, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप है वो सेंटेंस है। लेकिन क्या हर प्रकार के शब्दों का ग्रुप सेंटेंस हो सकता है? नहीं। सेंटेंस शब्दों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है जिसका कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि राम, काम, जाम, फाम ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस वो होगा जो एक उसका कुछ अर्थ निकले। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राम हैज पेन। अब ये अभी चूंकि ये सभी अलग अलग, अभी इसको आप एक सेंटेंस के रूप में ना देखें, और अगर ये राम को राम हैज पेन इस टाइप से देखें, जब आप इस टाइप से देख रहे हो तो अलग इनका कोई, अभी चूंकि अगर इसका इस पेन की, अगर इसकी जगह मैं यूँ लिख देता राम पेन हैज, तो इसका कोई अर्थ निकलता? नहीं निकलता। या इसको मैं लिख देता कि हैज पेन और इन सभी को इंटरचेंज कर देता, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकलता? नहीं निकलता। अर्थ तभी निकलता जब हम इसको एक सही क्रम में बोलते हैं। राम हैज अ पेन, ठीक है ना। तो ऐसा तब होता है जब सेंटेंस का तब अर्थ नहीं, सेंटेंस तब कहलाता है वर्डों का समूह जब वो एक सीक्वेंस में हो, सही सीक्वेंस में। तो यहाँ पे राम हैज अ पेन ये एक सीक्वेंस है, इसलिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्ड्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमने लिख रखा है कि वाक्यों का अर्थपूर्ण क्रम होता है। वाक्य शब्दों का अर्थपूर्ण एक क्रम होता है। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब जो वर्ड सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त शब्दों को हम निम्नानुसार वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। जैसे नाउन, जो भी सेंटेंस है अगर वो जिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो उन शब्दों को हम, उनकी शब्दों की कैटेगराइजेशन क्या है, तो उसका शब्दों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिटरमाइनर्स निर्धारक शब्द। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया, जो भी हम करते हैं क्रिया। एडवर्ब जैसे संज्ञा की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, वैसे ही एडवर्ब नाउन की वर्ब की विशेषता बताती है। तो ये एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए हिंदी में उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्दों को कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्दों का कहा जाता है। अभी आप इसको क्या लें, इंट्रोडक्शन के रूप में समझिए कि ये होते हैं। इसको अपन ये सभी अपने लेक्चर की जो है सीरीज में आगे आपको पूरी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं कॉन्जंक्शंस यानी कि संयोजक शब्द, और एक होता है विस्मयादि बोधक यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द, इंटरजेक्शन कहते हैं तो अब ये जो मैंने आपको 9 वर्ग बताए, 9 कैटेगरीज है ना, ये जो दीज 9 कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो 9 वर्ग है इनको भाषा या वाक्य के भेद कहा जाता है। हिंदी में जैसे हम समझे सिंपल भाषा में,
तो इनको भाषा या वाक्य के भेद कहा जाता है, ये 9। तो किसी भी अगर कोई सेंटेंस है तो वो इन्हीं 5 कैटेगरी के वर्ड से मिलकर बना होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो किसी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वाक्य के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस जो है 2 पार्ट्स में बनना, मोटे मोटे तौर पे 2 भागों में बटा हुआ रहता है। एक भाग सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य वह भाग होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है। और ये सामान्यतः किसी उसमें नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। और प्रीडिकेट यानी विधेय, हिंदी में से विधेय कहा जाता है। और यह सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि सब्जेक्ट ने किया क्या। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, राम इज प्लेइंग। ये एक बहुत सिंपल सा साधारण सा शब्द है, राम इज प्लेइंग। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जब हम इसको, तो इसका विधेय और वो विधेय और सब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है। तो राम एक व्यक्ति है जो नाउन है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कुछ बात कि राम क्या कर रहा है। और इज प्लेइंग इज अ प्रीडिकेट, ये राम के बारे में बताया कि राम कर क्या रहा है। और ये जो, तो यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग एक इसका प्रीडिकेट है, ठीक है। ये एक सिंपल शब्द है। इसी प्रकार से आप इसको जो दूसरे शब्द है, कॉम्प्लेक्स शब्द में भी ऐसा ही होता है कि जो मूल शब्द जो है ये हमारा नाउन है, प्रोनाउन हो सकता है यहाँ की जगह, ही इज प्लेइंग भी हो सकता है। तो ही एक उसकी जगह, सामने वाले की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया। तो ये वाक्य के 2 भाग होते हैं। ये भी आपको एक समझाने के हिसाब से बताया है। अब इसको बताने का कारण क्या है, ये छोटी सी चीज़ बताने का कारण ये है भैया कि जब हम किसी एग्जाम में अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि यार इसमें आप प्रीडिकेट और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, तो उस स्थिति में आपको पता तो होना चाहिए कि प्रीडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे ये सेंटेंस के पार्ट वाला पोर्शन में ये इसको कवर किया है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, तो आप इसको सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, है ना। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के जो वर्गीकरण है, सेंटेंस को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वो हम यहाँ पे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब उसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जो है ये असर्टिव सेंटेंस का एक उपभाग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। उसके बाद आते हैं इंपेरेटिव, आज्ञासूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय आदि बोधक शब्द वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि अभिलाषा सूचक वाक्य। अब मैं आपको बताता हूँ असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज, वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, राम इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये हमने एक वाक्य लिखा, ये एक असर्टिव है, ये राम के बारे में जानकारी दे रहा है कि यार राम किस प्रकार का अच्छा कैसा स्टूडेंट है, तो राम एक अच्छा स्टूडेंट है। अब उसके बाद हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अब यही वाक्य जो है, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस की एक उपभाग है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो अफर्मेटिव है वो असर्टिव है ही सही, ठीक है ना। तो राम इज अ गुड गाय, अब ये सकारात्मक वाक्य, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का भी उदाहरण यही रहेगा कि राम इज अ गुड गाय, जहाँ पे कुछ सकारात्मक बात हो रही हो वो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव यानी कि जिसके बारे में हम हामी व्यक्त करें, अफर्म कहते हैं ना, अफर्म कहते हैं जिसे, अफर्म यानी कि उसके बारे में सहमति व्यक्त करना। तो उसके बाद होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना चाह रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या, अब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। 2 मिनट के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। अब हम नकारात्मक सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो नकारात्मक सेंटेंस क्या होगा, नकारात्मक सेंटेंस जिसमें कुछ नेगेटिव बात की जा रही, जिसमें जो नोट या नेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूड करे, या डोंट, इस टाइप से। तो अब पहले वाले उदाहरण से ही समझते हैं। राम वो था, राम इज प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ किया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो था हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये जो नकारात्मक सेंटेंस है, असर्टिव का एक दूसरा प्रकार है। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो ये नॉट का उपयोग करके हम उसे नेगेटिव बनाते हैं। ऐसा ही सभी किसी जगह नेवर का हो सकता है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट का उपयोग हो सकता है, जैसे डोंट तो डू नॉट, डोंट, हैवंट, इस टाइप से। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव से आशय क्या होता है? इंट्रोगेटिव से यहाँ पर हमने लिख रखा प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य क्या होते हैं? वो वाक्य जिससे किसी चीज़ का प्रश्न किया जा रहा हो, तो वो प्रश्नात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पुलिस इंट्रोगेट कर रही है उसको अभी, तो इंट्रोगेट यानी कि उससे प्रश्न करना कि यार क्या हो रहा है, तो प्रश्नात्मक वाक्य। अब प्रश्नात्मक वाक्य इनसे असर्टिव से अलग है, प्रश्नात्मक में प्रश्न किया जा रहा है, तो ये चूंकि नेगेटिव वाक्य था। अब इसका प्रश्नात्मक वाक्य किस प्रकार होगा? इसका प्रश्नात्मक वाक्य होगा इज राम प्लेइंग। सामान्य तौर पे प्रश्नात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो रहती है, जैसे इज जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है ना। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह से उठ के सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार की सब, इसकी जगह कुछ और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वाक्य राम वाज प्लेइंग हो रहा होता, तो उसका हमको इंट्रोगेटिव करना होता, तो उस वो जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के यहाँ आ जाती, वाज राम प्लेइंग हो जाता। ठीक है, तो ये एक इसका प्रश्नात्मक शब्द का उदाहरण था। ये आपको एक एक ब्रीफ वो देने के लिए है, इंट्रोडक्शन देने के लिए। इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिससे किसी आज्ञा या प्रार्थना को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक वाक्य यहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण लिख रहे, डोंट गो देयर। तो ये डोंट गो देयर क्या है? डोंट, यहाँ पे हम आज्ञा दे रहे हैं उसको, वहाँ आज्ञा या उसको चेता रहे हैं कि यार आप जो है वहाँ मत जाइए, डोंट गो देयर। तो ये इस प्रकार के वाक्य, या आज्ञा या प्रार्थना सूचक शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं कि प्लीज गिव मी द पेन, कृपया मुझे पेन दीजिए। ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। आज्ञा, या तो आप आज्ञा दें या सामने वाले से प्रार्थना करें, उस प्रकार के शब्द जो है इंपेरेटिव शब्द के अंतर्गत आते हैं, आज्ञा या प्रार्थना सूचक शब्द। ठीक है, तो जिसमें भी आपको आज्ञा या उसका बोध हो, जिन शब्दों को पढ़ के सुन के आपको किसी आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो, तो वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिनमें विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मय को दर्शाया जाता है। तो विस्मय क्या होता है? विस्मय, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम बताते हैं कि यार जैसे आपने कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ देखी कि व्हाट अ कूल डे, या आपका दोस्त कोई घड़ी लेके आया, मान लीजिए कोई नई अच्छी महंगी घड़ी है, उसने आपको देखा कि यार ये मैं घड़ी लेके आया हूँ, तो आप देखेंगे, बोलेंगे यार व्हाट अ कूल वॉच। इस प्रकार से विस्मय व्यक्त करते हो आप बोलते हैं। तो विस्मय आदि जो वाक्य होते हैं, वहाँ पे विस्मय को व्यक्त किया जाता है कि किसी वाक्य को देख के, किसी चीज़ को देख के। तो विस्मय कैसे के व्हाट अ कूल वॉच लिख देता हूँ। ठीक है, वॉच लिख देता हूँ कि यार क्या कूल साच है, मतलब कूल, यहाँ पे कूल एक व्यक्ति कर रहा है कि यार अच्छी दिखने वाली है ना। तो यहाँ पे ये वाट, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड वाट इस टाइप से एक्सक्लेमेशन के साथ शुरू होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, है ना, जिसमें विस्मय, यहाँ पे एक विस्मय व्यक्त हो रहा है कि वाह यार क्या सुंदर चीज़ है, या हाउ से भी हाउ ब्यूटीफुल यू आर, है ना।
तो ये हाउ एक्सक्लेमेशन के साथ शुरू हो रहा है, हाउ ब्यूटीफुल है, आप कितने सुंदर हो, है ना। तो ये एक विस्मय व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार के वाक्य जहाँ पे WH वाला वर्ड जो है उसके साथ एक्सक्लेमेशन वर्ड ओ इस टाइप से, है ना, इस टाइप के वर्ड्स से शुरू होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक आपको इंट्रोडक्शन था एक्सक्लेमेटरी वर्ड सेंटेंस के बारे में। ठीक है, व्हाट अ कूल वाच, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको मिटा देते हैं। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि अभिलाषा सूचक। अभिलाषा सूचक यानी कि पुष्प की अभिलाषा, है ना। तो अभिलाषा सूचक शब्द क्या होता है कि जिसमें आप किसी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, किसी के बारे में अपन होप या अपनी जो शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले, जो मान लीजिए कि शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले जो शब्द है ना, वो अभिलाषा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सबसे सिंपल वर्ड से, जैसे आपके बड़े जो है जब कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं, हिंदी में तो अपन कहते हैं जीते रहो खुश रहो, ईश्वर आपको सुखी रखें। अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर पे आप पे कृपा रहे, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू में क्या था, सामने वाले ने एक अपनी इच्छा व्यक्त की यार आपके शुभकामना दी आपको कि ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे। ठीक है, ये इस तरह से मे गॉड ब्लेस यू, या होप यू, या सॉरी चलो इसको 2 मिनट होप हटा के ना गेट वेल सून लिख देते हैं डायरेक्ट, गेट वेल सून। गेट वेल सून भी इस टाइप का एक उदाहरण है, गेट वेल सून। हम कहते हैं ना कोई बीमार होता है हमारा मित्र वगैरह, या कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारों पर होता है तो हम उसको कहते हैं ना गेट वेल सून, जल्दी अच्छे हो जाओ। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप हमने बताया आपको कि यार ये इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं। अब हम अगला जो है आज का हमारा जो मूल टॉपिक है उस पर आते हैं। ये एक जो हमने पहले आपको सेंटेंस के भाग बढ़ाए और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए, आपको एक इंट्रोडक्शन देने के पढ़ाए कि कभी अगर इस टाइप से क्वेश्चन कोई यदि आ जाता है कि यार ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। और ये आगे जो आप ग्रामर पढ़ेंगे उसमें भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार ये अगर मैं बोलूँगा अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप पूछेंगे अफर्मेटिव क्या है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पे अफर्मेटिव हमने पढ़ा था, ठीक है, या नेगेटिव पढ़ा था, या इंट्रोगेटिव पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी साइन पढ़े थे, तो वो इस टाइप के सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा, आगे ग्रामर पढ़ने में थोड़ा हेल्प करेगा। नाउ वी मूव टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज नाउन। आज का हमारा जो मूल टॉपिक है वो नाउन है। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे नाउन कहा जाता है। तो नाउन का सीधे अर्थों में शब्द मतलब सीधे शब्दों में अर्थ क्या होता है, एक वन वर्ड में नाउन ये नाम है, नाउन यानी नाम, है ना। नाउन इज नाउन इन जनरल टर्म्स इज अ नेम, और एनीथिंग दैट इज नेम इज अ नाउन। संज्ञा का सामान्य शब्दों में अर्थ नाम होता है, और नाम जो नाम है वही संज्ञा है। प्रत्येक नाम एक संज्ञा है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम है तो वो एक संज्ञा है, आप मान लीजिए। अब नाउन होता क्या है, नाउन एक्चुअली किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दिया गया नाम है, ठीक है। मूल चीज़ यही है कि वो एक नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दिया गया नाम एक संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के निम्नानुसार प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी आती है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के 3 और उपभाग हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने एक थोड़ा प्रस्तावना दे दी, इसकी इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना, नाउन यानी कि कहीं भी नाउन आया तो आप समझिए कि किसी का नाम है, और नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दिया गया नाम होता है ना। अब नाउन के 2 प्रकार है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और जो है जो बाकी 2 इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक। तो नेम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी, ध्यान दीजिएगा, निश्चित यानी कि कोई पर्टिकुलर हो, तो नाउन इज प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं आपको, नीमच। नीमच एक स्थान का नाम है, तो इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस।
उसके बाद पंकज, पंकज एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन। वॉच, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉच घड़ी एक किसी वस्तु का, वस्तु विशेष का नाम है, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण दे दिए मैंने कि ये नीमच, नीमच से आपको समझ में आएगा पर्टिकुलर कोई नाम हो निर्धारित तो वो नीमच होगा, वो प्लेस नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। पंक अगर कोई सी व्यक्ति का नाम है तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन। यदि कोई वस्तु है उसका भी कोई नाम है तो वो भी एक प्रॉपर नाउन होगा, है ना, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ प्रॉपर नाउन इन एनी सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। किसी भी वाक्य में जो है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रॉपर नाउन कैसे, अगर किसी नाउन में आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप ये जान कि अगर अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर उसमें नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है ना। व्यक्ति का नाम होगा तो भी कैपिटल से शुरू होगा, स्थान का नाम होगा तो भी कैपिटल से शुरू होगा, और ऑब्जेक्ट का नाम होगा तो भी कैपिटल से शुरू होगा। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब मैंने लिखा आई वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक किसी स्थान विशेष का नाम है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने बाकी जो एक तो पहला वाला वर्ड जो हमारा सेंटेंस को चालू कर रहा है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये आपको जानकारी होगी। उसके बाद बाकी सभी सेंटेंस जो है लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर्स में है, पर ये जो दिल्ली का जो पहला वर्ड है ये आप देखेंगे तो ये कैपिटल है। तो यहाँ पे अपन को आइडेंटिफाई हुआ कि यदि ये जो दिल्ली एक स्थान विशेष का नाम था, नेम ऑफ अ प्लेस था पर्टिकुलर, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी प्रकार आई मेट मिस्टर सुनील, ठीक है। आई मेट मिस्टर सुनील। अब यहाँ पे हमने लिखा कि आई मेट मिस्टर सुनील, या मिस्टर का एम कैपिटल देता है, पर जो मूल नाम है ये सुनील, ये इसका एस कैपिटल है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि पहला वर्ड एक ये मिस्टर का एम और एक ये जो हिस्सा है सुनील का पहला अक्षर ये कैपिटल है। इससे आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक सुनील एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रूल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी नाउन का पहला अक्षर जो है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है कैपिटल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समटाइम्स अ प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो किसी वस्तु की क्वालिटी या किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दिखाने के लिए कभी कभी प्रॉपर नाउन एक जो है कॉमन नाउन के रूप में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में उपयोग हो सकता है। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा, पर आप ये वाला क्वेश्चन हम उस टाइम पे ले लेंगे जब मैं आपको कॉमन नाउन वो बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको बढ़ाऊंगा तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकती है। तो अपन उसको आगे ये वाला जो पोर्शन अपन उस टाइम पे कवर कर देंगे एग्जाम्पल से, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाने के बाद, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, पर ये आप ध्यान रखिएगा कोई भी कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि किसी अगर वाक्य में प्रॉपर नाउन आ रहा तो हमेशा उसके बाद एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक सिंगुलर प्रोनाउन द्वारा ही वो सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। ये एक चीज़ होगी कि प्रॉपर नाउन यदि किसी सेंटेंस में आता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, ठीक है, इज़ या हैज़ या वाज, इस टाइप की जो सिंगुलर वर्ब जो एक वचन को दर्शाने के लिए, एक वचन संज्ञा के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब उपयोग करते हैं, इज़ है, वाज है, हैज़ है, इस टाइप की वर्ड्स, तो ये इन हेल्पिंग वर्बों का उपयोग होगा किसी भी नाउन में, ठीक है। चाहे वो भूतकाल में हो, भविष्य में हो, पर होगा हेल्पिंग वर्ब में ये इसी का उपयोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का है कि। और उसके बाद वो जो है किसी सिंगुलर प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट हो गया। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह उपयोग हो सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ आपके लिए, राम वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज लेट, है ना। अब देखिएगा मैंने आपको एक उदाहरण लिखा कि राम वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज लेट, बट यहाँ पे बट लिख दो, चलिए, बट ही वाज लेट। तो राम स्कूल तो जा रहा था लेकिन वो लेट हो गया,
तो यहाँ पे हमने देखा कि राम एक प्रॉपर नाउन थी। अब मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन के बाद हमेशा एक वचन हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये वाज जो है एक वचन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद बट ही वाज लेट, ठीक है। अब यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन था और ही वाज लेट, तो यहाँ ही कौन है? ही वही है राम। राम के बारे में हम बात करें कि यार राम स्कूल तो जा रहा है लेकिन वो लेट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राम को सब्स्टिट्यूट कर दिया ही से, तो ही क्या एक सर्वनाम है। जो संज्ञा की जगह हम ही शी इट टाइप लिखते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने समझा कि राम के दो ये उदाहरण आपको इससे समझ में आ गया होगा। राम वाज, अब यहाँ पे राम वाज, यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। राम इज भी हो सकता था कि राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे हैज़ भी हो सकता है कि राम हैज़ गोन टू स्कूल, है ना, तब चेंज हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से रहता है कि राम के बाद या कोई भी सिंगुलर इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट आ सकती थी कि दिल्ली इज़ अ वेरी पोल्यूटेड प्लेस, है ना, इस टाइप से। तो अब वहाँ पे भी अब जैसे दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली के बाद भी हमने एक वचन का उपयोग किया। या पार्कर इज़ अ वेरी गुड पेन, तो पार्कर इज़ अ वेरी गुड पेन हमने बोला, तो पार्कर एक पेन विशेष का नाम है, उसके बाद भी एक वचन संज्ञा, एक वचन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ। और यहाँ पे हमने आपको एक सर्वनाम का इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो राम की जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया किससे, ही से, ठीक है। तो ये एक नियम है, आप लिखिएगा इसको। अब बाद में जब आपको उदाहरण करवाएंगे इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो उससे आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे आप इसको, इस नियम को थोड़ा दिमाग में मंथन करिएगा इसका कि हमेशा प्रॉपर नाउन के बाद एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वह सिंगुलर जो प्रॉपर नाउन है अगले यदि किसी उसके आगे उसका प्रयोग होता है तो फिर सिंगुलर उससे सब्स्टिट्यूट होती है। साथ ही एक बात और है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे ए एन या डी का उपयोग सामान्य तौर पे नहीं किया जाता, ठीक है ना। ए एन डी का उपयोग सामान्य तौर पर प्रॉपर नाउन के आगे नहीं किया जाता, है ना। सामान्य तौर पे कह रहा हूं मैं, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होगा, पर कुछ सर्टेन केसेस है उसमें ऐसा हो सकता है। तो आप मान के चलिए यदि आपके पास 99% कुछ चीज़ आ रही है तो 99 में से आप मतलब 100% अगर आपके पास उदाहरण है तो उसमें 100 में से 99% केसेस में 95% में ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसमें से कुछ सर्टेन केसेस ऐसे होंगे जिनमें जो एक्सेप्शनल केस होंगे, जो एक अपन कह सकते हैं कि एक वो होगा उसका मतलब एक विरोधाभासी चीज़ होगी, उस जगह वहाँ पे आप ए एन या डी का उपयोग हो सकता है। वो हम उदाहरण में समझेंगे एक्सेप्शनल केस के। पर आप एक ये नियम के बाद आप एक ये याद रखिएगा कि ए एन डी आर्टिकल का प्रयोग सामान्य तौर पे नाउन प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी पूरी जाति को जो एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। जाति साथ से किसी वस्तु की जाति हो गई, व्यक्ति की जाति हो गई, या किसी स्थान के समूह को एक ही नाम दे दिया जाए तो वो एक क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाए। जैसे टीचर, ठीक है। अब टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। तो टीचर एक मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर उसको हमने एक कॉमन नाउन दे दिया कि यार टीचर है ना। वैसे ही डॉक्टर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको हमने कॉमन नाम दे दिया डॉक्टर, है ना। मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर नहीं कहा, हमने जनरल नाम दे दिया डॉक्टर। सिटी, अब सिटी क्या है? बहुत सारे शहर है, नीमच शहर है, दिल्ली शहर है, फला शहर है, तो सभी शहर तो बहुत सारे, लेकिन उनको हमने एक नाम दिया सिटी। क्या ये सिटी? ये व्हीकल, अब गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, गाड़ी ट्रैक्टर भी एक गाड़ी है, कार भी एक गाड़ी है, ट्रक भी एक गाड़ी, सभी व्हीकल, तो ये उनको एक जनरल नाम दे दिया व्हीकल, है ना। और अब ये एक बात होगी। उसके बाद हम समझते हैं कि आर्टिकल्स ए एन डी एंड हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज फॉर अ कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द नाउन इटसेल्फ। यानी कि जो नाउन का उपयोग, किसी वाक्य में नाउन का उपयोग हुआ है, उसी के आधार पे उस ए एन या दी का आर्टिकल का उपयोग हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल कॉमन नाउन के उसमें उपयोग की जा सकती है। जैसे हम लिखते हैं माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, ठीक है। मेरा भाई एक डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डॉक्टर एक कॉमन नाउन थी, तो इसके आगे हमने ये लिख दिया, आर्टिकल ए का उपयोग कर दिया। किसी केस में दी का उपयोग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा, अगर मान लीजिए डॉक्टर की जगह इंजीनियर आता, इंजीनियर वर्ड आता कि मेरा भाई एक इंजीनियर है, ठीक है,
तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे एन का उपयोग हो जाता। ठीक है, अब मेरा भाई अगर प्रेसिडेंट है, तो मेरा भाई अगर प्रेसिडेंट होता तो यहाँ पे फिर मैं पढ़ा थोड़ी रहा होता है ना। तो एक बात है, माई ब्रदर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने देखा कि यार जो पीछे जो उसके आधार पे मतलब जो कॉमन नाउन है प्रेसिडेंट, चूंकि प्रेसिडेंट को अपन अब एक कॉमन नाउन माने नहीं मानो वाली बात है, पर प्रेसिडेंट किसी भी हैप्पी क्लब का भी प्रेसिडेंट हो सकता है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ हैप्पी क्लब, तो है ना। तो ये इसके आधार पे हम यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गई कि कॉमन नाउन के आगे ए एन दी का प्रयोग जो है नाउन के आधार पे होगा, कॉमन नाउन जो एक्चुअल नाम है, नाउन कॉमन नाउन है उसके आधार पे। और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पे तो क्या है कि सब्जेक्ट ये था, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब ब्रदर लगी। तो एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ जिससे आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने लिखा कि वो बच्चा, वो जो लड़का, वह लड़का जो है बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल क्या लिख दिया, द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आर्टिकल इस कॉमन नाउन, जो बॉय भी एक कॉमन नाउन है, तो उस बॉय नाम के कॉमन नाउन के लिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। तो इससे एक है कि आर्टिकल कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग अपन ने द का उपयोग कर लिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाला फंडा है। तो चूंकि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कॉमन नाउन थी, इसलिए हमने इसके आगे इस सिंगुलर जो है कॉमन नाउन थी, इसलिए इसके आगे हमने इसका प्रयोग कर दिया। अगर बॉयस होते हैं तो फिर द हट जाता, और बॉयस आर वेरी मतलब दिस बॉयस आर वेरी बैड, ये बच्चे बहुत खराब है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने समझा कि एक तो आर्टिकल आपने कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग समझा, और कॉमन नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग समझे। ये एक नियम है, इस नियम को आप लिख लीजिए, आगे किसी उदाहरण में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के एक और प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो किसी भावना, गुण, दोष अथवा किसी अभौतिक वस्तु को दिया गया नाम, अभौतिक वस्तु या अभौतिक कोई फिनोमिना है तो उसको दिया गया नाम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है ना। इज अ नेम गिवन टू अ क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट इज, है ना, और अ नेम गिवन टू एन अनफिजिकल थिंग, है ना। तो ये एक थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे एन आएगा। तो इज अ नेम गिवन टू अ क्वालिटी, है ना, अ फीलिंग और अ स्टेट, और इट इज अ नेम गिवन टू एन अनफिजिकल थिंग, है ना। किसी अफिजिकल गैर भौतिक वस्तु को दिया गया नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लव, हेट्रेड, ऑनेस्टी। अब लव क्या है, एक भावना है, भावना दिख नहीं रही, मतलब ऐसे फिजिकली कोई लव कहीं पड़ा हुआ नहीं है, लव हमारे मन में होता है, तो ये लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार हेट्रेड, हेट्रेड भी कहीं दिखती नहीं है कि यार ये हेट्रेड पड़ी है, 2 किलो हेट्रेड पड़ी हुई है, ऐसा नहीं। तो हेट्रेड एक भावना है, भावना दिखती नहीं है पर भावना होती है, तो हेट्रेड एक बात होगी। उसके बाद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि एक गुण है, क्वालिटी, कि यार वो आदमी बहुत ईमानदार है, तो ऑनेस्टी क्या, ऑनेस्टी भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आर्टिकल्स आर नॉट जनरली नॉट यूज बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ हो गई कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एक तो आर्टिकल का आपने उपयोग नहीं करना है, उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो अब जैसे हम सिंपल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो अब ऑनेस्टी के आगे अऑनेस्टी नहीं लिखा हमने, द ऑनेस्टी नहीं लिखा, एन ऑनेस्टी नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, हमने लिखा नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि इज, अब ये इज है, ये इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक तो जो ऑनेस्टी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी हमारी ऑनेस्टी, उसके आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो इज है ये एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब थी, इसका उपयोग किया। ये भी एक वो है आपका
रूल है और इस रूल को आप लिख लीजिए। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लिए। अब वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी जो पदार्थ है, द्रव, यहाँ पर हमने लिखा द्रव, द्रव्य को जो नाम दिया जाता है, द्रव्य अर्थात पदार्थ, जो भी चीज़ होती है या तो सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है वो सभी द्रव्य है। द्रव जो है किसी पदार्थ को दिया गया नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। नेम गिवन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, है ना। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड, वाटर, एयर, वुड। गोल्ड एक मटेरियल है, वाटर पानी भी एक मटेरियल है, एयर एक मटेरियल है, वुड एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो है मटेरियल नाउन वाली बात होगी। अब उसके बाद आता है कि एक नियम है इसका कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अ मटेरियल नाउन, है ना। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन एंड इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड। तो जैसा कि पिछले वाले में उदाहरण में ये था कि यार आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हो रहा है। तो इसमें जो मटेरियल नाउन रहेंगे उनमें भी हम आर्टिकल का प्रयोग आगे नहीं करेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग उसके बाद करेंगे। जैसे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पे हमने ए गोल्ड नहीं लिखा, द गोल्ड नहीं लिखा या एन गोल्ड नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। गोल्ड यानी कि संसार में कोई सा भी गोल्ड, गोल्ड वो प्रेशियस मेटल है, ठीक है। कोई निश्चितता नहीं है, एक गोल्ड नहीं है, है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया और ए का प्रयोग किया। इसी प्रकार दूसरे भी हो सकते हैं। वाटर इज वेरी कोल्ड। अब वाटर, वाटर क्या है? वाटर भी एक अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन है, पर उसके आगे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। तो एयर इज वेरी ड्राई, ठीक है, हवा बहुत शुष्क है। या एयर इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये सभी आप, अब इसकी जगह आप दूसरा कोई उदाहरण लेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही उपयोग, यही आपको देखने मिलेगा स्ट्रक्चर के आर्टिकल कोई उपयोग नहीं हुआ, नो आर्टिकल, और ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब SHV है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन का है। मटेरियल नाउन जहाँ पे भी आए, लकड़ी, चूना, पत्थर, भाटा, ढेमा का सब मटेरियल नाउन है और सब जो भी जिस चीज़ से बना हो और उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्यक्तियों को या जीवों के समूह को एक नाम दिया जाता है। अब कॉमन नाउन और इसमें क्या फ़र्क है? कॉमन नाउन क्या होता है एक्चुअली? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी कि पूरी जाति को दे दिया गया और ये उस जाति के कुछ समूह, जाति के अंदर एक ग्रुप बना, जाति को जनरलाइज फॉर्म में जो दिया गया नाम था वो कॉमन नाउन था। लेकिन जैसे ह्यूमन एक कॉमन नाउन है ना, ह्यूमन एक कॉमन नाउन है, वो क्यों पूरी प्रजाति को दे दिया गया। लेकिन उस ह्यूमन में से जो लोग 4-5 लोग आपने इकट्ठा किए, एक टीम बना दी, तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। एक जूरी बना दी, वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। हर्ड बना दिया, हर्ड यानी जानवरों का समूह, झुंड, तो वो अपना एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन यानी कि एक छोटा समूह, जाति कॉमन नाउन जितना बड़ा समूह नहीं होता लेकिन वो छोटा समूह होता है और उसमें सभी में एक रूपता होती है, वो एक मत होते हैं, एक किसी भी उनमें एक यूनिटी होती है। व्हेन देयर इज अ यूनिटी इन अ ग्रुप देन द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन का कुछ एक्सेप्शनल उदाहरण भी है, मैं बताता हूँ। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन अकॉर्डिंग टू द नाउन इटसेल्फ एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आर्टिकल्स जो है कलेक्टिव नाउन के पहले यूज़ करा जा सकते हैं लेकिन वो और उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो उस नाउन के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि कलेक्टिव नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग उसके नाम के अनुसार किया जाता है तथा कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। जैसे जूरी यानी कि जजों का जो एक ग्रुप पैनल रहता है उसको जूरी कहते हैं। जूरी वास एक्चुअली दो मिनट रुकिएगा। जूरी हैज गिवन इट्स ओपिनियन,
ठीक है। तो जूरी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, जूरी को हमने, ये जूरी था, इसके आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, है ना। एक्चुअली द का उपयोग हुआ, एक्चुअली द जूरी, सॉरी यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना है, द जूरी, कोई निश्चित जूरी थी, किसी जज का पैनल था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया द जूरी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, कि यार जो जूरी है उसने अपना ओपिनियन दे दिया। हाँ, द जूरी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, तो हमने उदाहरण समझा कि द जूरी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, यहाँ पे हमने आर्टिकल द का उपयोग किया, ये जूरी के हिसाब से था। उसके बाद हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर SHV है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और गिवन इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पे है ना, आप समझ गए। इसी प्रकार दूसरा द हर्ड हैज़ गॉन, या अ टीम was सिलेक्टेड, है ना, सिलेक्टेड। यहाँ पे लिखा कि कोई एक टीम, कोई भी टीम, उसको पता नहीं था बोलने वाले को, तो उसने बोला कि एक टीम तो है भाई, सिलेक्ट हुई है ना, एक टीम जो है सिलेक्ट हुई है, तो अ टीम वाज सिलेक्टेड, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने SHV का उपयोग किया, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही सभी उदाहरणों में ऐसा ही होगा। यहाँ पे टीम एक कलेक्टिव नाउन है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, ऐसे बहुत सारे आप देखिएगा जहाँ पे एक कॉमन नाउन से छोटा समूह हो, लेकिन उस समूह में एक रूपता हो, जैसे भेड़ का झुंड, हर्ड ऑफ शिप, तो ये क्या है कि एक उनमें एक संगतता रहती है, मतलब जब वो एक संघ बना लेते हैं तो वो संघ जो है कलेक्टिव नाउन हो जाता है ना। जैसे पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सभी एक सरकार के पक्ष में रहते हैं, तो वो उसको पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन हो जाती है। जैसे आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग मत अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जब देश के लिए लड़ते हैं तो एक साथ लड़ते हैं, तो आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है। इस प्रकार से जहाँ पे भी हम किसी ग्रुप मेंबर्स में एक संघ देखते हैं, एक यूनिटी देखते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाती है, ठीक है। अब जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स जो है एक संघ के रूप में नहीं होते हैं, या एक जुड़े हुए नहीं रहते, तो वो फिर कलेक्टिव नाउन के बाद, जैसे पहले वाले में हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया, लेकिन यहाँ पे हम उसका, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप था, अब ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गए। अगर दो मत नहीं होंगे, दो जने एक साथ, जैसे पार्लियामेंट में दो दल है, पार्लियामेंट में एक पक्ष रहता है, एक विपक्ष रहता है। अब पार्लियामेंट यूँ अपने आप में एक टीम है, जब पार्लियामेंट किसी एक मत पे होकर देगी, तो वो पार्लियामेंट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट के जो है दल अगर वो नहीं है, एक मत नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट में दो सब ग्रुप बन जाते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। उस स्थिति में हम सिंगुलर की जगह बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। उदाहरण समझते हैं, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड in their opinion, है ना। यहाँ पे हमने लिखा जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे वर जो है एक बहुवचन, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्यों कहा कि जूरी एक मत नहीं थी। जूरी जब तक संघ में थी, एक यूनिटी थी, उनमें एक वो थी, यूनिटी थी, तब तक तो वो एक सिंगुलर एक यूनिट थे। लेकिन यहाँ पे तो जूरी जो है डिवाइड हो गई, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, है ना, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो ये हमने समझा कि यार जब दल में विभक्तता आ जाती है, तब हम इसका उपयोग बहुवचन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। अब संख्या के आधार पर जो है नाउन का वर्गीकरण होता है, संख्या के आधार पर भी नाउन का वर्गीकरण होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि यार एक तो चीज़ें दो प्रकार की होती है, एक तो काउंटेबल होती है, काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है ना, वो नाउन जिनकी गणना संभव, गिना नहीं जा सकता, गणना संभव हो, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि यार द्वीप एक अनकाउंटेबल नाउन लगता है, नहीं, द्वीप गिने जा सकते हैं। तो द्वीप एक जो द्वीप यानी कि आइलैंड्स जो है देश दुनिया में, वो गिने जा सकते हैं, है गिनना संभव है, ऐसा नहीं कि गिनने ही बैठ जाओ, उसको गिनना संभव है, तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे। और जिनकी गणना संभव ना हो, जैसे कि पानी की गिना नहीं जा सकता, पानी को मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, हवा को मापा नहीं जा सकता, गिना जा सकता है, मिट्टी को, ऐसे। तो ये जो चीज़ हो गई, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनकी गणना संभव हो, काउंटेबल नाउन के पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड
आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, है ना। अब काउंटेबल नाउन्स दो प्रकार की होती है। अब अंग्रेजी में मैथ्स में जो हमारी गिनती होती है वो मल्टीपल जैसी होती है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन इंग्लिश केवल दो चीज़ों को प्रकार होता है, बाइनरी टाइप रहता है उसका। तो उसमें एक चीज़ रहती है एक वचन, एक होती है बहुवचन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन क्या है? जो किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को दर्शाती है, सिंगुलर नाउन कहलाती है। प्लूरल नाउन होती है जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है, वो प्लूरल नाउन होती है, बहुवचन संज्ञा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन में हमेशा जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन आती है और कॉमन नाउन होती है। कॉमन नाउन भी सिंगुलर नाउन भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर नाउन जनरली सिंगुलर होती है, ठीक है। प्लूरल नाउन में कॉमन नाउन्स आती है, हमने लिख दिया कि यार सिंगुलर नाउन में कौन सी, प्रॉपर और कॉमन दोनों टाइप के नाउन आ जाएंगे, और प्लूरल नाउन में केवल कॉमन नाउन आएंगे, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे कार, काउंटेबल नाउन कार, बस, पेन, ये सब काउंटेबल है। और सिंगुलर क्या है, इसके अंदर कार्स भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, पेन्स भी हो सकते हैं। तो ये सिंगुलर और बहुवचन दोनों आ गए, है ना। ह्यूमंस भी हो गए, ह्यूमंस भी काउंटेबल है, गणना होती है। तो ये सब काउंटेबल भी है, कॉमन भी है। तो आपने देख लिया उदाहरण कि ये कुछ प्रॉपर नाउन भी होती है, जैसे राम है, राम में एक वचन है, तो सिंगुलर हो गया, काउंटेबल भी हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, कॉमन, प्रॉपर भी है और कॉमन भी है, ठीक है। अब इसमें प्लूरल में केवल कॉमन आएगी, है ना। जैसे हम अगर जब हम प्लूरल रहेंगे तो है ना, कार, कार सब कोई पर्टिकुलर कार नहीं है, कार्स प्लूरल है ना। तो ये प्रॉपर नहीं है एक्चुअली, कार की बहुत सारी कार्स हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं कि यार टाटा विक्टा या कोई भी कार, है ना, ठीक है। और अनकाउंटेबल हमने समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन समझ लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो किसी भावना को दी जाए वो भाववाचक है। और मटेरियल नाउन वे होते हैं जो मटेरियल, किसी वुड वगैरह को, तो वुड वगैरह ये अनकाउंटेबल होंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो नियम फॉलो होते हैं वो इनके लिए फॉलो होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जेंडर। लिंग के आधार पर भी संज्ञा का वर्गीकरण होता है। मस्कुलिन जेंडर यानी कि जो पुरुषों के लिए जो शब्द पुरुषों के लिए उपयोग किए जाते हैं, या जो आप किसी को मतलब स्ट्रोंगरनेस, है ना, किसी मतलब दृढ़ता को बताने वाले जो वाक्य होंगे, खाली आदमियों का नाम नहीं कि मैन, बॉय, इस टाइप से नहीं, बुल, कुछ गैर व्यक्तिगत चीज़ें भी होती है, जैसे सन है, सन भी एक मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। फेमाइन जेंडर जो सौम्यता को दर्शाने वाले जो नाम है, सौम्यता को दर्शाने वाले नाम, वो क्या कहलाएंगे, फेमाइन जेंडर के कहलाएंगे, फेमाइन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। और कॉमन नाउन जो दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टीचर, टीचर दोनों के लिए, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमने उसके लिए टीचर। और न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर यानी कि बुक, बुक ना तो मेल है ना फीमेल है, तो बुक, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जेंडर होगी। मस्कुलिन जेंडर वे होते हैं जो जैसे मैन, बॉय, टाइगर, लॉयन। जब हम इनका उपयोग करेंगे तो जब हम इनका जैसे मैन के आगे तो हम ही लगाएंगे, सी, बॉय के आगे तो ही लगाएंगे, टाइगर के आगे भी हम जब हम टाइगर को बताएंगे तो उसकी जगह इट का प्रयोग करने की जगह, इट की जगह उसको हम ही प्रोनाउन से सब्सटीट्यूट करते हैं। इसी प्रकार लायन को भी किसी सेंटेंस में इट की जगह ही प्रोनाउन से सब्सटीट्यूट किया जाए, क्योंकि ये स्ट्रोंगर मतलब शक्ति को बताया जाता है, शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति के प्रतीक वाले जो शब्द होते हैं वो मस्कुलिन जेंडर में कहलाते हैं। फेमाइन जेंडर जो सौम्यता को दिखाता है, जैसे अर्थ, अर्थ को, धरती को हम माता कहते हैं, अर्थ यानी धरती, पृथ्वी को हम माता कहते हैं। तो पृथ्वी के लिए जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पर्सोनिफिकेशन के दौरान, तो उसको हर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर एक ग्रह की जगह उसको एक उसकी किसी भावना को व्यक्त करेंगे, तब हम उसकी जगह हर का उपयोग करेंगे। अब कॉमन जेंडर जो मेल फीमेल जैसा आपको बताया, डॉक्टर है, डॉक्टर भी एक कॉमन जेंडर है, इंजीनियर है, ये भी एक कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर यानी जो भी सभी अभौतिक, जो भी गैर जीवित वस्तु होती है वो सभी न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी न्यूट्रल जेंडर में आएगी। जो दोनों के लिए कॉमन है वो कॉमन जेंडर में आएगी। जो फेमिनिन यानी कि जो सौम्यता या जो किसी सॉफ्टनेस को व्यक्त करने वाले जो संज्ञाएं या जो नाउन्स है वो फेमाइन जेंडर के अंदर आएंगे, फेमिनाइन जेंडर के अंदर। और मस्कुलिन जेंडर के अंदर वो जेंडर आएंगे जो वो नाउन्स आएंगे जो दृढ़ता को, शक्ति को या बल को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास का एंड था दोस्तों। इसके
हमने जो है आज नाउन की जो अलग अलग कैटेगराइजेशंस है वो पढ़े, उनके कुछ एग्जांपल समझे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम जो है नाउन के केस और प्लूरल मेकिंग के कुछ उदाहरण, सिंगुलर हाउ वी मेक एनी नाउन सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। और अब उसके बाद एक इसके उदाहरण वाले जो मैंने आपको नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हम कल जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन सोल्व करने से आपको जो है सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सिलेक्शन वाला क्लियर होंगे फंडे तो गढ़ेंगे झंडे।